मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीसी टेक्निकल फॉल्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गल्फ एसी टेक्नीशियन इंटरव्यू के बारे में, जो कि 2025 में यानी कि 2025 में अब अपडेट्स आने वाली हैं। उसके बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपने आंसर देना है, इंटरव्यू किस तरीके से होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। और वीडियो को एंड तक के लाजमी देखिएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि गल्फ कंट्री में एज ए एसी टेक्नीशियन जॉब करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को ग्रो करना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक के लाजिम देखिएगा। और इस वीडियो में आप लोगों को दो बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको पता चलेगा कि आजकल जितने भी इंटरव्यूज़ हैं आप किस तरीके से हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जितने भी इंटरव्यूज़ आप लोगों को अभी दिखने को मिलेंगे गल्फ कंट्री में, तो आपको उनका जो इंटरव्यू होगा वो 1-to-1 अब होना बंद हो गया। यानी कि 1-to-1 आमने सामने जो बात होती थी या वीडियो कॉल पे बात होती थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब डायरेक्टली आपको एमसीक्यूज पेपर को फिलअप करके जो है अपना इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी पर्सनली चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को 1-to-1 में बतानी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे ट्रेड से रिलेटेड कि हमारे ट्रेड में यानी कि हमारी टेक्निकल फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं उसमें आप लोगों को दिखने को मिलेंगे और आप लोगों को किस किस सवालों का जवाब देना होगा। तो इस वीडियो में आपको ये सारे सवाल दिखने को मिलेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा, और लेकिन मेरे आंसर से पहले आपने यहाँ पे ऑप्शन में से सारे ऑप्शन देखकर क्वेश्चन को रीड करके अपने माइंड में आंसर को जो है सोच लेना है। जब मैं अपना आंसर आप लोगों को बताऊं तो आपने उसको मैच करना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो नॉलेज है वो ठीक है या नहीं। इस तरीके से आपका एक अच्छा सा टेस्ट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप जाते हो इंटरव्यू के लिए या आपसे किसी ने भी इंटरव्यू के बारे में बात की हो और आपको बुलाया हो कि भाई यहाँ पे आपने इंटरव्यू देने के लिए आना है, तो जब भी आप गए आपको पेपर मिलेगा। पेपर में जो आप देखोगे तो आपको इस तरीके से जो है दिखने को मिलेगा। बस वहाँ पे फोटो नज़र नहीं आएगी आपको, लेकिन मैंने यहाँ पे फोटो इसलिए अटैच कर दी ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो मान लो आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपके पास एक क्वेश्चन आता है, इफ एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज नॉट कूलिंग प्रॉपरली व्हाट कुड बी द मोस्ट कॉमन कॉज। यानी कि ये पूछ रहा है कि भाई एयर कंडीशनिंग है, एक हमारे पास एक सिस्टम है जो कि प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा, तो उसमें नॉर्मली यानी कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन ऑप्शन में से कौन कौन सी हो सकती हैं। तो ऑप्शन ए में हमारे पास आया है कि डर्टी एवापोरेटर कॉइल्स। ऑप्शन बी में आया है लो रेफ्रिजरेंट लेवल्स, यानी कि लो रेफ्रिजरेंट यानी कि हमारे पास जो यूनिट है उसके अंदर गैस की जो लेवल है वो कम है, जिसकी वजह से जो है प्रॉपर कूलिंग नहीं हो रही। या फिर डर्टी एवापोरेटर है जिसकी वजह से जो है कूलिंग हमें नहीं मिल पा रही। या फिर जो है फॉल्टी थर्मोस्टेट, सम टाइम फॉल्टी थर्मोस्टेट मतलब यानी कि कैलिब्रेशन आउट होती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पा रही होती है। तो इन ऑप्शन में से अगर आपको चूज करना पड़े और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है। आप पहले सोच लो कि भाई प्रॉपर कूलिंग ना होने की वजह इनमें से क्या हो सकती है। तो आंसर जो है इसका, आंसर नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आपका जो एयर कंडीशनर है वो प्रॉपर कूलिंग आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वहां पे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर चार्जिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम विथ रेफ्रिजरेंट। यार काफी सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि रेफ्रिजरेंट जो है अगर कंप्रेसर के अंदर यानी कि एसी के अंदर ज्यादा चार्ज कर दी जाए, ओवर चार्जिंग कर दी जाए, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो काफ़ी सारी यानी कि वीडियोस भी ऐसी हैं जो अगर आप ओवर चार्जिंग कर दोगे तो ब्लास्ट हो जाता है, वो ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि यार अगर ओवर चार्ज कर देते हो गैस को, रेफ्रिजरेंट यानी कि कंप्रेसर के अंदर डाल देते हो आप लोग, तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑप्शन ए में आता है कि डिक्रीज कूलिंग परफॉर्मेंस, यानी कि गैस ज़्यादा होने की वजह से जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन बी है आइस फॉर्मेशन ऑन द एवोपरेटर कोयल, या तो जो है एवोपरेटर के अंदर जो है आइसिंग आना शुरू हो जाती है। ऑप्शन सी है इंक्रीज्ड एनर्जी कंजप्शन, या फिर जो है गैस जो है अगर आप ज़्यादा डाल दो तो उसकी जो कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। या फिर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप रेफ्रिजरेंट को ओवर चार्ज करते हो, ओवर चार्ज करने के तो नुकसान तो आपको पता है कि कंप्रेसर जाहिर सी बात है ब्लास्ट हो जाता है, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में बात करेंगे तो अगर आप ओवर चार्जिंग करते हो रेफ्रिजरेंट को, तो उसमें जो है कूलिंग परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होगी लाजिम। दूसरी चीज़ उसका जो एवापोरेटर है उसमें आइस फॉर्म भी बनेगी। तीसरी चीज़ जो है इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन, जाहिर सी बात है जब कंप्रेसर को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कंप्रेस करने के लिए गैस को, तो उसको जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। उसके बाद जो है ऑप्शन हमारे पास आता है ऑल ऑफ द अबव, तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों ने जो सोचा होगा वो आंसर भी डी ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सपेंशन वाल्व इन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यानी कि एक्सपेंशन वाल्व का जो फंक्शन है, यानी कि एक्सपेंशन वाल्व क्या फंक्शनिंग करता है एयर कंडीशनिंग के अंदर, क्या काम करता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यार एक्सपेंशन वाल्व हमारे पास जो है काफी सारे टाइप्स के होते हैं। हर किसी एक्सपेंशन वाल्व का जो है डिफरेंट नाम होता है और उनके काम भी अलग अलग तरीके से होते हैं। कौन सा एक्सपेंशन वाल्व क्या कहलाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो देखो अभी आपको आई बटन पे वीडियो नजर आ रही होगी, जाके क्लिक करो और वीडियो को वॉच करके सारी डिटेल्स ले लो। यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन में आता है टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट, और ऑप्शन बी हमारे पास आता है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू द एवापोरेटर कॉइल। ऑप्शन सी है टू कूल द रेफ्रिजरेंट बिफोर इट एंटर्स द कंप्रेसर, और ऑप्शन डी है हमारे पास टू फिल्टर द रेफ्रिजरेंट। तो दोस्तों इसमें जो है राइट आंसर क्या हो सकता है, इसमें मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो बी है। वैसे तो जो है मैं आपको बता दूं कि एक्सपेंशन जो वाल्व है वो जो है प्रेशर को ड्रॉप करता है नॉर्मली, यानी कि अगर बात की जाए, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन में जो है ऑप्शन बी ठीक क्यों है, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू द एवापोरेटर। देखो मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि अलग अलग टाइप्स के जो है एक्सपेंशन वाल्व होते हैं, ये जो एक्सपेंशन वाल्व जो आपको फोटो में नजर आ रहा है ये जो है रेफ्रिजरेंट को रिलीज भी करता है, किस तरीके से इनका पूरा यानी कि फंक्शन होता है आप लोगों को जो है अगर सीखना है तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आई बटन पे आपको जो वीडियो नजर आई थी उसको जाके आप लाजमी वॉच करें ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये जो हमारे पास सवाल है ना जो अभी आपको नजर आ रहा है यार, ये काफी सारे लोगों को कंफ्यूज करता है। आज इसकी कंफ्यूजन को दूर ही करेंगे। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ आइस फॉर्मेशन ऑन एन एवोपरेटर कॉइल इन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। काफी सारे लोगों ने देखा होगा कि यार जो एवोपरेटर है स्प्लिट एसी का या फिर कोई सा भी हमारे पास जो यूनिट है यानी कि एसी सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, उसके अंदर एवोपरेटर में आइस क्यों आ जाती है भाई, ये काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूज करती है। तो इसके ऑप्शन में जो है हाई रेफ्रिजरेंट प्रेशर बताता है, ऑप्शन बी में हमारे पास जो है लो रेफ्रिजरेंट लेवल्स बताता है, ऑप्शन सी में हमारे पास हाई रूम टेम्परेचर बताता है, ऑप्शन डी में डर्टी कंडेंसर कॉइल बताता है। तो दोस्तों आप लोगों के पास इसकी क्या नॉलेज है, क्या हो सकता है एवापोरेटर के अंदर जो आइस आने की जो वजह है वो क्या हो सकती है इन ऑप्शन में से। तो अगर आप लोगों ने सोच लिया तो अब मेरा आंसर देखो, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लो रेफ्रिजरेंट की वजह से भी जो है आपका जो एवापोरेटर है उसके अंदर जो आइस फॉर्म आती है। समटाइम जो है आप देखोगे तो आपको डिस्चार्ज की जो पतली लाइन है जो कंप्रेसर से निकल रही होती है उसमें भी आपको आइसिंग मिलेगी, और सम टाइम जो एवापोरेटर अगर लीक होता है जिसकी वजह से आइस फॉर्म भी आ जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है एक और एक अजीब सा सवाल आ चुका है जिसमें जो है न्यू टेक्नीशियन हमेशा से परेशान रहते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हेन इंस्टॉलिंग एन एयर कंडीशनिंग यूनिट व्हाट इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द कंडेंसर कॉइल। भाई देखो यहाँ पे जो है ना आप लोगों को डिफरेंट टाइप की यानी कि थोड़ी सी एडवांस जो है इंग्लिश को यूज करके जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई जो आप एयर कंडीशनिंग को जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो उसका जो प्रॉपर तरीका जो होता है कंडेंसर यूनिट का, कंडेंसर कॉइल को फिक्स करने का, यानी कि पूरा जो आउटडोर यूनिट होता है उसको फिक्स करने का वो सही तरीका क्या है, उसको कहाँ पे करना चाहिए। तो हमारे पास यार ये ऑप्शन देता है, ऑप्शन नंबर ए है इट शुड बी पोजिशनड इन अ शेडेड एरिया टू अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। ओके, ये कह रहा है कि यार ये जो है ऐसी जगह है, ऐसी पोजीशन पे उसको रखना चाहिए जो कि जो है शेडेड होना चाहिए और सनलाइट से जो है डायरेक्ट जो है बचना चाहिए, ऐसा नहीं हो कोई डायरेक्ट सनलाइट पड़ ली हो। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कहता है इट शुड बी पोजिशनड इन डायरेक्ट सनलाइट टू हेल्प विद हीट एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी है इट कैन बी प्लेस एनीवेयर एज इट डजंट इफेक्ट परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी तो कह रहा है कि भाई इसको कहीं पे भी लगा दो इसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई ऐसा नहीं है, आउटडोर यूनिट को आप हर जगह नहीं लगा सकते कि परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा था कि इसको डायरेक्टली जो है इसकी पोजीशन सनलाइट के पास ही रख दो ताकि हीट एक्सचेंज हो जाए। तो ये भी टोटली गलत है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए है, इट शुड बी पोजिशन इन अ शेडिड एरिया। ये जो है कोशिश करा करें कि जब भी आप आउटडोर यूनिट को फिक्स करें तो वो शेडिड एरिया में हो ताकि वो जो है डायरेक्ट सनलाइट से बच सके और आपको अच्छी जो है कूलिंग प्रोवाइड कर सके, यानी कि उसकी जो गैसी कंडेंसेशन है कंडेंसर से जहां से होती है वो अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ पे फ्रेंड्स एक और चीज़ है, काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज यानी कि कर रही होती है कि एसी को किस तरीके से लगाते हैं, यानी कि इंस्टॉलेशन जो होती है उसकी कितनी हाइट पर होती है और आउटडोर यूनिट जो हमारे पास होता है वो उसकी कितनी दूर तक की हम लेंथ जो है बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो है एक्सटेंड कर सकते हैं उसका एक्स्ट्रा पाइप। तो अगर आप लोग को नहीं पता तो अभी देखो आई बटन पे आपको वीडियो नजर आ रही है, जाके देखो, क्लिक करो और टोटली टोटली आप वीडियो पूरी देखना ताकि आपको एचवीएसी और एसी टेक्नीशियन के रिलेटेड जितने भी इंटर क्वेश्चन आंसर्स हैं
यानी कि इंटरमीडिएट में जो होते हैं, तो वो आपको सारी चीज़ उस वीडियो में मैंने बताई हैं, और प्लस मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से आपने इंस्टॉलेशन करनी है और उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए मेजरमेंट के हिसाब से। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि ये जो अभी आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है ये बेसिक सेफ्टी से रिलेटेड है। और आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपने गल्फ कंट्री में आना है, काम करना चाहते हो, अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, या गल्फ कंट्री के अलावा भी अगर आप यूरोप साइड पे भी जाना चाहते हो, तो वहाँ पे जो है सेफ्टी से रिलेटेड जो है चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं और सेफ्टी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो हमारी जो फील्ड है एचवीएसी से रिलेटेड एसी टेक्नीशियन जितने भी हमारे भाई अगर उनको भी मालूम नहीं है तो यार ये जरूर याद रखें कि आप लोगों को सेफ्टी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जो है मालूम होने चाहिए। यहाँ पे इसलिए मैंने आपको एक जो है सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है। बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी मेजर टू फॉलो व्हेन वर्किंग विथ रेफ्रिजरेंट, यानी कि जब आप रेफ्रिजरेंट के साथ काम कर रहे हो, एसी में गैस चार्ज कर रहे हो, या सिलेंडर लेके कहीं पे यूज कर रहे हो, या फ्रिज बना रहे हो, तो उसमें जो है आपने कौन सी सेफ्टी को फॉलो करनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास बताया गया है कि नेवर वेयर ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग रेफ्रिजरेंट। ये तो कह रहा है कि भाई ग्लव्स पहनना ही नहीं जब आप जो है रेफ्रिजरेंट को पकड़े हुए होगे। ऑप्शन नंबर बी में जो है ऑलवेज यूज अ टॉर्च टू इंस्पेक्ट रेफ्रिजरेंट लीक्स। उसके बाद जो है ऑप्शन सी बोलता है वर्क इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज टू अवॉइड इनहेलिंग रेफ्रिजरेंट गैस। ऑप्शन नंबर डी है रेफ्रिजरेंट्स कैन बी सेफली डिस्पोज्ड ऑफ इन हाउस होल्ड ट्रैश। भाई देखो, आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो हमारे पास R22 थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है, ये जो है थोड़ी सी ओजोन डिप्लीशन गैस थी, यानी कि अगर आप ये इनहेल कर लोगे तो ये जो है आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बल्कि 100% करेगी। तो इसमें जो है अगर ऑप्शन में अगर बात की जाए तो ऑप्शन में जो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्क इन वैन वर्क इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज टू अवॉइड इनहेलिंग रेफ्रिजरेंट गैस। देखो भाई, ये कह रहा है कि आप जब भी कहीं पे भी काम करो वहां पे अगर खिड़की है, दरवाजे हैं, तो आप उसको खोल दो ताकि जब आप रेफ्रिजरेंट को वहां से रिलीज करो कंप्रेसर से, या फिर बाय मिस्टेक हो भी जाए तो वो जो है कमरे के अंदर ना रुके, वो सीधी वेंटिलेशन की मदद से बाहर चले जाए। अगर वो बाहर नहीं जाएगी तो ये सेफ्टी से जो है हटकर है, ये फिर आपके लिए हार्मफुल हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको इनहेल कर लोगे तो ये बाद में लंग्स को जो है डिस्पॉइल कर सकती है। तो होपफुली फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यार से कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पर अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।